अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 6 बिजनेस फाइनेंस का। इसमें सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस किया जाएगा वो है डेप्रिसिएशन एज टैक्स शील्ड। टैक्स शील्ड क्या होती है? कोई भी चीज़ जो किसी चीज़ से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे उसे शील्ड कहा जाता है। टैक्स शील्ड से क्या मुराद होगा कि कोई भी चीज़ जो हमें टैक्स से बचाव करे उसे टैक्स शील्ड कहते हैं, या टैक्स से हमें सेविंग करे। इसमें एग्जांपल दी हुई है, उससे पहले ऊपर के 2 पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। डेप्रिसिएशन इज़ नॉट अ न्यू सोर्स ऑफ फंड। कि डेप्रिसिएशन जो है ये इससे कोई भी फंड्स नहीं आते कंपनी के पास, लेकिन ये कंपनी को टैक्स से सेविंग देती है। किस तरह देती है, इसका एक एग्जांपल दी हुई है, इसे सॉल्व करके देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा एंड में कि किस तरह डेप्रिसिएशन जो है वो टैक्स से सेविंग देती है। सबसे पहले दी गई है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 4 लाख रुपए की। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 4 लाख। उसके बाद डेप्रिसिएशन, इसमें बताया गया कि कॉरपोरेशन ए है वो डेप्रिसिएशन चार्ज करती है, जबकि कॉरपोरेशन बी है वो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करती। तो डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं। इधर कॉरपोरेशन ए का कितना दिया हुआ है हमें 1 लाख, जबकि कॉरपोरेशन बी का 0 है। तो आगे दिया हुआ है अर्निंग बिफोर टैक्सेस या टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम कैसे निकलती है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करने से। अभी इस पे लगेगा टैक्स रेट 35% का। अब टैक्सेबल इनकम में से टैक्स रेट को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी अर्निंग आफ्टर टैक्स या इनकम आफ्टर टैक्स। ये आ गई आफ्टर टैक्स इनकम। अब इसमें करना क्या है कि जो डेप्रिसिएशन हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, उसमें डेप्रिसिएशन को लेस किया जाता है और जो आंसर आता है उसे हम कहते हैं इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अभी इसमें हम दोबारा जो है वो डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे कैश फ्लोज को चेक करने के लिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन कैश का आउटफ्लो नहीं होता हमारे पास, ये इंटरनल एक्सपेंसेस होते हैं जिसको हम रियलाइज़ करते हैं एनुअली। तो इसमें दोबारा ऐड बैक कर देंगे डेप्रिसिएशन अमाउंट। तो अभी हमारे पास आ जाएंगे, वो आएंगे नेट कैश फ्लोज। ये एंड रिजल्ट नेट कैश फ्लोज। अब देखना क्या है कि कंपनी ए है, दोनों की इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स सेम थी। अब कंपनी ए जो है या कॉरपोरेशन ए है, इसने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, इसको जो नेट कैश फ्लोज हुए वो हुए 295 के, जबकि कॉरपोरेशन बी ने डेप्रिसिएशन को चार्ज नहीं किया तो इसे 260 के हुए। तो डिफरेंस देखते हैं कि कितना डिफरेंस आया। ये डिफरेंस है 35,000 का, यानी कि अगर डेप्रिसिएशन चार्ज की है कंपनी ए ने तो उससे टैक्स में या प्रॉफिट में 35,000 रुपीज़ की सेविंग्स हुई हैं। अब ये जो 35,000 रुपीज़ की वैल्यू हमने निकाली है इतनी वर्किंग करके, इसे एक और सिंपल तरीके से भी निकाला जा सकता है। वो ये है कि डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई टैक्स रेट 35,000 और ये 35,000 सेम। इसे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू है 1 लाख, इसे मल्टीप्लाई कर दें टैक्स रेट से 35,000 से, जो कि यहाँ भी किया हुआ है कि 1 लाख मल्टीप्लाई 35%। तो ये 35,000 रुपीज़ आ जाएगा। ये क्या है जी? ये सेविंग्स हैं, या ये कह सकते हैं कि ये टैक्स शील्ड है ड्यू टू डेप्रिसिएशन। इधर भी देख लें 35,000 दोनों का डिफरेंस है, और ये नीचे फार्मूला भी दिया हुआ है कि डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई टैक्स रेट। 1 लाख को 35% से मल्टीप्लाई करेंगे 35,000 आ जाएगा। इधर देख लें 35,000 आ गया। अब इसके बाद
नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि जो कॉरपोरेशन ए है उसने 35,000 मोर इंजॉय किए कैश फ्लोज में डेप्रिसिएशन चार्ज करने की वजह से। होता क्या है कि जब कंपनी डेप्रिसिएशन चार्ज करती है तो उसकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। यहाँ देखते हैं कि 4 लाख थी, डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो 3 लाख रह गए, जबकि कंपनी बी जो थी उसने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया तो उसकी 4 लाख हो गई। तो ज़्यादा इनकम पे ज़्यादा टैक्स लगेगा, कम इनकम पे कम टैक्स लगेगा। तो उससे होता है कि हमारी इनकम कम हो जाती है जिसकी वजह से टैक्स कम लगता है और सेविंग्स ज़्यादा हो जाती हैं। अब इसके आगे हम फाइनेंशियल कैश फ्लोज। कैश फ्लोज क्या होते हैं कि कंपनी में ईयरली या कोई भी स्टेटमेंट हम किसी पीरियड के लिए बना रहे हैं कैश फ्लोज की, तो देखा जाता है कि कैश कहाँ से कितना कितना आया और कितना कितना लगा। इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसका पहले फॉर्मेट देखते हैं। ये होता है कैश फ्लो, फाइनेंशियल कैश फ्लोज का फॉर्मेट। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, कैश फ्लोज फ्रॉम एसेट, कैश फ्लो टू क्रेडिटर्स और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टर्स। कैश फ्लोज फ्रॉम एसेट में भी 3 चीज़ें आती हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, कैपिटल स्पेंडिंग्स, एडिशन टू नेट वर्किंग कैपिटल। ये इन्होंने इधर यही बताया हुआ, कैश फ्लोज फ्रॉम एसेट इज इक्वल टू कैश फ्लो टू क्रेडिटर्स प्लस कैश फ्लो टू स्टेक होल्डर्स। और ये 3 पार्ट इसके दिए हुए, नेट वर्किंग कैपिटल, चेंजेस इन, ये सब यहाँ पे मेंशन किए हुए। सबसे पहले पढ़ते हैं जी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, जो कि कैश फ्लोज फ्रॉम एसेट का पार्ट है। ये सबसे पहले बताया जा रहा है ऑपरेटिंग कैश फ्लोज होते क्या है। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज होते हैं जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ से प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें सेलिंग्स आ जाती हैं या डे टू डे एक्सपेंसेस को चलाने के लिए जो कैश पे किया जाता है, कैश आउटफ्लो होता है, वो सब इसमें आ जाता है। डेप्रिसिएशन इज़ नॉट अ कैश आउटफ्लो, तो डेप्रिसिएशन जो है हमारा कैश आउटफ्लो नहीं होता, ये इंटरनली हम एंट्रीज करते हैं वैल्यूज़ को डिटरमाइन करने के लिए एसेट्स की, तो लिहाजा इससे माइनस किया जाता है। इंटरेस्ट को इसमें से नहीं लिया जाएगा ऑपरेटिंग कैश फ्लो में, क्योंकि वो फाइनेंसिंग के सेक्शन में आता है, जो कि अलग सेक्शन है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो ज़रूरी इसलिए है कि इससे पता चलता है कि कंपनी इस काबिल है कि वो अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को चला सके। अगर किसी कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव होगा तो उसका मतलब है कंपनी बहुत बड़ी ट्रबल में है, यानी कि बड़ी मुश्किलात में है कि इससे अपने कैश फ्लोज मैनेज नहीं हो रहे। अब इसके भी आगे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे भी सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग कैश फ्लोज का मैंने बताया हुआ, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज क्या होते हैं, इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। पेपर में ये पूरा सवाल कभी नहीं आएगा क्वेश्चन, इसके पार्ट्स आएंगे, या तो ये पार्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा वैल्यूज़ दे के सॉल्व करें, या ये ये दे देंगे। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में सबसे पहले इसका फॉर्मेट देखते हैं, इसमें होता क्या क्या है। सबसे पहले इसमें होती है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ये इसमें ऐड की जाती हैं। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऐड किया जाता है, करंट टैक्सेस को लेस करते हैं, तो हमारे पास आता है ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। यहाँ देखते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस दिया हुआ है 219 लिख दिया। इसके बाद है डेप्रिसिएशन 90 की। उसके बाद है करंट टैक्सेस हमारा कैश आउटफ्लो होता है, तो उसे माइनस करते हैं, -71। ये आ गया 238 के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, 238। अब इसके बाद आती है कैपिटल स्पेंडिंग्स। कैपिटल स्पेंडिंग्स क्या होती है, कंपनी डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पे इन्वेस्ट करे तो वो होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अगर वो उससे फिक्स एसेट परचेज़ करती है या फिक्स एसेट सेल करती है तो वो आते हैं कैपिटल स्पेंडिंग के अंदर। तो इसमें होता क्या है कि परचेज़ ऑफ फिक्स एसेट और सेल ऑफ फिक्स एसेट। अगर हम एसेट परचेज़ करेंगे तो कैश आउटफ्लो होगा जो कि माइनस है, और अगर हम सेल करते हैं एसेट तो हमारे पास कैश आएगा जो कि इनफ्लोज को शो करता है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया जाता है। तो यहाँ देखते हैं कि परचेज़ हुए हैं फिक्स एसेट 198 के, और सेल हुए हैं 25 के। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। -198 -25 173। तो टोटल कैपिटल स्पेंडिंग है 173 की। नेगेटिव क्यों, हमने परचेज ज़्यादा की है, सेल कम की है, तो कैश आउट ज़्यादा हुआ है, -173। इसे यहाँ लिख देते हैं -173। उसके बाद होता है एडिशन टू नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़।
वी है चेंजेस इन नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, इधर भी दिखाया गया द इंक्रीज इन करंट एसेट ओवर लाइबिलिटीज़, यानी कि कितने करंट एसेट हमारे इंक्रीज़ हुए हैं लाइबिलिटीज़ के मुकाबले में। तो ये हमें यहाँ बताया हुआ है कि 275 हो गए जो कि पिछले साल 252 थे। इसको यहाँ चेक कर लेते हैं कितना डिफरेंस है। 275 हो गए जो कि पिछले साल थे 252, यानी कि 23 का इंक्रीज़ हुआ है। अगर हमने 23 के नेट वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ किया है तो यानी हमने अपनी कैश को कैपिटल में बाउंड कर दिया, तो इसको भी यहाँ से लेस किया जाएगा -23। अब इन सब का ग्रैंड टोटल निकाल लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। $42 हमारे जो आए हैं कैश फ्लोज, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, ये हैं 42। ये है 42 के, ठीक है जी। पेपर में यहाँ पे आंसर नहीं लिखना, ये सिर्फ दिखाने के लिए लिखा है इस जगह पे। इसे डिलीट कर देते हैं, इधर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये हमारे आ गए 42 के। इधर देखते हैं 42। अभी इसने सबका टोटल करके दिया 238 -173 -173 -23 ये हो गया 42। ये इसने इन सब का टोटल बना के दिया हुआ है। पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह आता है कि ये चीज़ें दी होती हैं, आपको उसकी सिर्फ फॉर्मेट जहन में रखना। अगर इसका फॉर्मेट जहन में रखेंगे तो कोई भी वैल्यूज़ आएंगे, सिंपली वैल्यूज़ फिल करें, आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसका अगला सेक्शन है वो है कैश फ्लो टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमने लोन लिए होते हैं, जिनका हमने उधार वापस देना होता है। तो उनको किस किस किस्म की पेमेंट्स हो सकती हैं, पहले उसको देखते हैं। इंटरेस्ट होता है कि अगर हमने लोन लिया हुआ है उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो माइनस होगा हमारे पास से। अगर रिटायरमेंट ऑफ डेट, यानी कि लोन लिए हुए हैं और लोन एक वक्त पे टाइम पीरियड पूरा हो गया और लोन वापस करना है, तो वो होती है रिटायरमेंट ऑफ डेट्स। अगर लोन वापस करेंगे तो कैश का आउटफ्लो होगा, ये भी माइनस है। अगर कोई न्यू लोन लेते हैं तो हमारे पास कैश इनफ्लो होता है, प्रोसीड फ्रॉम न्यू डेट सेल्स, यानी कि लोन लिया कंपनी ने, कंपनी को कैश इनफ्लो होगा तो ये हमारे पास पॉजिटिव कैश फ्लो है, तो लिहाजा से ऐड किया जाता है। अब इधर देखते हैं इंटरेस्ट 49, यानी कि कंपनी ने ईयर के अंदर $49 का जो है वो इंटरेस्ट पे किया है, तो इसे माइनस कर देंगे। रिटायरमेंट ऑफ डेट 73, यानी कि 73 के डेट जो है वो कंपनी ने पे ऑफ कर दिए हैं, यानी कि $73 के जो इंटरेस्ट वो डेट थे, लोन थे, वो कंपनी ने वापस कर दिए हैं, तो इसको माइनस करेंगे। उसके बाद है प्रोसीड ऑफ न्यू डेट, यानी कि कंपनी ने नया लोन लिया है 86 का। अभी इसमें जो 122 दिया हुआ है, ये इन दोनों का डिफरेंस निकाल के दिया हुआ है, इन दोनों को प्लस करके टोटल दिया हुआ है। हमें टोटल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसे कर देते हैं, कोई मसला नहीं। ये आ गया -36 ओके। अगला इसका सेक्शन है वो है कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स जो होते हैं उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है, स्टॉक्स परचेज करते हैं। हम जब डिविडेंड देंगे तो कैश आउटफ्लो होगा, यानी कि कैश माइनस में होगा। रीपरचेज ऑफ स्टॉक, यानी कि स्टॉक कंपनी ने इशू किए हैं, अगर वो रीपरचेज करती है तो ज़ाहिर है शेयर होल्डर्स को कैश देगी, फिर ही उनसे स्टॉक जो है वो रीपरचेज किए जाएंगे, या कैश दे दिया जाएगा शेयर होल्डर्स को, तो फिर भी कैश हमारे पास से जाएगा। न्यू शेयर्स इशू करेंगे तो कैश आएगा। जो रेड वाले हैं ये माइनस होंगे और ये जो ब्लैक है ये प्लस होगा। तो आगे देखते हैं इसको। इसमें दिया गया जी डिविडेंड्स। डिविडेंड्स क्या होते हैं जी? माइनस होते हैं, -43। रीपरचेज ऑफ स्टॉक -6। कैश टू शेयर होल्डर्स, ये इन दोनों का टोटल है कि शेयर होल्डर्स को कितना कैश गया, 49 का। ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है अलहदा से टोटल करके। उसके बाद है प्रोसीड फ्रॉम न्यू स्टॉक 43, ये हो गया -6। अभी इसका टोटल करके देखें, टोटल क्या आता है हमारे पास। कैश फ्लो टू क्रेडिटर्स प्लस दिस, ये आ गया 42। इसे प्लस में 42 करके देखते हैं।
तो अभी इसमें आगे चल कर देखते हैं, दिखाया हुआ है कैश फ्लोज फ्रॉम एसेट इज इक्वल टू कैश फ्लो टू क्रेडिटर्स प्लस कैश फ्लो टू स्टॉक होल्डर्स। तो हमने ये देखा कि हमारे पास जो है वो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वो आया 42 का। ठीक है, ये जो 42 है ये इक्वल होगा कैश फ्लो टू क्रेडिटर्स 36 प्लस 6 42। ये माइनस माइनस प्लस होता है तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, 36 और 6 प्लस करेंगे 42 आ जाएगा। तो ये 42 और ये 42 ये दोनों साइडें इक्वल हो गई। यही चीज़ इधर दिखाई जा रही है कि कैश फ्लोज फ्रॉम एसेट इज इक्वल टू कैश फ्लो टू क्रेडिटर्स प्लस स्टॉक होल्डर्स। ये इक्वेशन बना के दी हुई है, कैश फ्लोज फ्रॉम एसेट इज इक्वल टू कैश फ्लो टू स्टॉक होल्डर्स, कैश फ्लोज फ्रॉम एसेट। ये उसने हमें पूरे ना इसको इक्वेशन फॉर्म में बना के दिया हुआ है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ या ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में क्या आता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, डेप्रिसिएशन माइनस टैक्सेस। इधर देख सकते हैं, इधर भी यही फॉर्मेट बनाया हुआ है इसका। कैश फ्लो टू बॉन्ड होल्डर्स, इंटरेस्ट पेड माइनस नेट बोरोइंग्स, कैश फ्लो टू। ये बस चीज़ें ना आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना इनको, ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये फॉर्मेट याद रखना है, पेपर में कोई भी सवाल आए तो इस तरह इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेसन 6 एंड हो गया। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो है वो लेसन 7 स्टार्ट करेंगे, द स्टेट